मगर आज तक ये पता नहीं चला कि जिस आंदोलन के चलते ऐसे हालात हुए उसमें कौन सा लफ्ज, कौन सा हर्फ था जो किसी की नागरिकता लेने वाला था। इस बात की वेदना है। विस्मय इस बात का है कि ये दंगे भारत की बड़े विचित्र प्रकार के दंगे हुए। सामान्यतः दंगे इस प्रकार से होते हैं, कोई घटना हो जाती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है, परंतु ये दंगे ऐसे हुए जहां पे कोई एब्रप्ट रिएक्शन नहीं हुआ, तात्कालिक भीषण प्रतिक्रिया नहीं, धीमी धीमी आंच पर 2.25 महीने से उसे उबाला जा रहा था। जैसे तंदूर की आंच को बढ़ाया जाता है कि हीट को उस एक्सटेंट तक ले जाया जाए। ये एकमात्र ऐसे दंगे हुए जहां अधिकांश विपक्षी दलों की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कभी किसी के द्वारा शांति संयम की अपील नहीं आई। बयान और सोशल मीडिया पर रिएक्शन अक्सर उकसावे वाले आए। ये दंगे एक ऐसे आंदोलन के द्वारा संचालित हुए जो भारत की राजनीति का अद्भुत और अपूर्व आंदोलन था। जितने भी आंदोलन होते हैं, कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है, कोई ना कोई पॉइंटेड चार्टर ऑफ डिमांड होता है। अन्ना आंदोलन हुआ तो बाकायदा प्रतिनिधि थे, केजरीवाल जी संयोजक बने थे, आज तक वो अपने को संयोजक ही कहते हैं। बिंदुवार मांग थी, अमुक अमुक भ्रष्टाचार के केस में कार्रवाई की जाए। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति भी थी और तथाकथित बाबरी मस्जिद एक्शन के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी थी, उनकी बिंदुवार मांग थी। आपातकाल का आंदोलन जेपी जयप्रकाश जी संयोजक थे। अरे आजादी के जमाने में वेबल प्लान हुआ तो स्पेसिफिक मांग थी कि मुस्लिम लीग और उनसे अलग बात नहीं होगी। साइमन कमीशन का आंदोलन हुआ तो स्पेसिफिक मांग थी कि भारतीय का प्रतिनिधित्व अवश्य होगा, अन्यथा स्वीकार नहीं होगा। रोलेट एक्ट आया तो स्पेसिफिक मांग थी कि बगैर मुकदमा चलाए किसी को अंदर नहीं रखा जाएगा। परंतु सभापति महोदय, यहां पर ना कोई प्रतिनिधि था, ना कोई डिमांड थी। और मजेदार बात क्या है कि मीडिया में प्रतिनिधि उपलब्ध थे। मैंने अनेक प्रतिनिधियों के साथ रेगुलर टीवी डिबेट की है और कोई आके उन्हें नहीं रोकता था कि ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है। तो आश्चर्य की बात यह है कि मीडिया से बात करने के लिए प्रतिनिधित्व था। जब गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, किसी भी समय कोई आना चाहे, हम रात को 3 बजे भी तैयार हैं, तो कोई प्रतिनिधि नहीं था। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बात करने को भेजा तो प्रतिनिधित्व नजर नहीं आ रहा था। इससे लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। एक और दृष्टि से यह भारत का एक विचित्र दंगा था। पहली बार जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यहां पर था तब यह शुरू हुआ। एक और बात के लिए भी यह विचित्र दंगा है कि बाकायदा राष्ट्राध्यक्ष के आने से 1 सप्ताह पहले आह्वान किया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अमुक अमुक को निकलकर सड़कों पर आना है 17 फरवरी को। तो इससे मन में संदेह और गहरा हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसकी शुरुआत कहां से हुई? अभी आदरणीय कपिल सिब्बल जी ने कहा वायरस यहां से शुरू हुआ, वहां गया। मैं तो कहता हूं वायरस तो बहुत बाहर से शुरू होकर आया। 14-15 दिसंबर को बाकायदा भारत के दूतावासों पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आज तक हमने यह सुना था कि विदेशों में जाकर विदेश के दूतावासों पर प्रदर्शन होता है, यह भारत के दूतावासों पर प्रदर्शन ओवरसीज कांग्रेस के द्वारा, यह बात तो समझ से परे थी। खैर, किसी सांसद से मिले, उसका डिनायल कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं था। परंतु सभापति महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं यह तस्वीर देखता हूं लंदन में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की तस्वीर लगा के, आदरणीय सोनिया जी की तस्वीर लगा के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा ऐसे लोग जिनके पदाधिकारियों के नाम उनकी वेबसाइट पर हैं, उनके बयान अवेलेबल हैं। अरे भाई, अपनी सरकार को सुनाने के लिए यहां बात कही जाती है, बाहर किसको सुनाने के लिए बात कही जाती है? विदेशी मीडिया में 4 बातें निकलती हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। विदेश का कोई संस्थान प्रश्न पूछ ले तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और डोनाल्ड ट्रंप जी के दौरे के दौरान क्यों किया जा रहा था? ताकि विदेश में बात हो। अरे क्या आवश्यकता है आज विदेश को इतना सुनाने की? अब हम अलग लेवल पर आ गए हैं, कोई जरूरत नहीं हमें लंदन में सुनाने की। रही होगी कभी उनकी हुकूमत, सभापति जी मैं कहना चाहता हूं, अपने वतन पर रही है हुकूमत सदियों तक गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की।
अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगला प्रश्न ये किया जाता है कि जब ये हो रहा था तो गृहमंत्री जी कहां थे? कल गृहमंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है। आप ये समझिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दौरे पे हो, जिसका थ्रेट परसेप्शन वर्ल्ड में नंबर 1 रहता है, और खासकर तब जब बगदादी और सुलेमानी की घटना के बाद हो, तो थ्रेट परसेप्शन कितना हाई होगा। भारत की सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली पुलिस को कितने प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशंस के बीच में गृह मंत्रालय को काम करना पड़ रहा होगा, समस्त संभावनाओं को देखकर काम करना पड़ रहा होगा। तो इसीलिए जो आप बात कहते हैं कि कोई घटना किस लिए हो रही है, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, गृह मंत्री जी ने क्या किया, यह रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। 24 फरवरी को, जी बिल्कुल बता रहा हूं, 24 फरवरी को शाम को 7 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आईबी के निदेशक के साथ बैठक हो रही थी। सुनिए, दिल्ली अपर आयुक्त के साथ बैठक हो रही थी। रात को 1 बजे तक इस विषय के ऊपर सजगता के साथ नजर रखने के लिए बैठक चल रही थी। 25 फरवरी को दिन की शुरुआत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से होती है। दोपहर 12 बजे नॉर्थ ब्लॉक में प्रमुख राजनीतिक दलों के अधिकारियों के साथ आते, इनके नाम पिछले सदन में भी बताए गए, वो सारे लोगों के साथ बैठ के बैठक होती है। 26 फरवरी को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और मंत्रिमंडल के लोगों को भी इस विषय में बताया जाता है। शाम के समय गृह सचिव, आईबी निदेशक, पुलिस आयुक्त के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री जी की बैठक होती है। 27 फरवरी को दिल्ली में व्याप्त स्थिति के बारे में गृह मंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेते हैं। गृह सचिव और आईबी के चीफ के साथ समय समय पर जानकारी रखने के साथ दिल्ली पुलिस के हर गतिविधि पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए क्षण प्रतिक्षण वहां उपस्थित थे। आपके इस प्रश्न को अर्पित गृह मंत्री के दिवस का क्षण क्षण समर्पित। अब मैं यह कहना चाहता हूं, इतना ही नहीं, एक बड़ी विचित्र बात मुझे लगी। आह्वान किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तब यह करना। कल बताया गया कि पहली घटना 24 तारीख को दोपहर 2 बजे हुई और 25 तारीख को मध्य रात्रि पे आखिरी घटना हुई और उसके बाद स्थिति नियंत्रण हो गई। अब जरा यह देखिए, इस प्रकार की घटनाक्रम बड़ा विचित्र संयोग है कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के साथ तिथि नहीं, वार नहीं, घटी और पल का भी मिलान हो रहा है। मानो पंचांग के पूर्व निर्धारित राहु काल के समान पहले से तय था कि अब शुरू होगा और इतने बजे समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह संदेह और गहरा होता है, यह संदेह और गहरा होता है कि यह ऐसा क्यों किया जा रहा था। अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ 2-2.25 महीनों से हो रहा था, उसके लिए 72 दिन तक जो आग सुलगाई गई, दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे में उसको बुझाने में सफलता पाई। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, अभी कपिल सिब्बल जी ने भी कहा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, शायद भारत ही नहीं एशिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। इसके बावजूद आपने कभी देखा कि पुलिस पीछे हट रही है, पुलिस भाग रही है, पुलिस का एक जवान शहीद हुआ, पुलिस के डीसीपी का हेलमेट टूट गया। हेलमेट नॉर्मल प्रक्रिया में नहीं टूटता है जब तक बहुत हैवी रॉड के साथ बार बार ना आघात किया जाए। इसके बावजूद मुख्य सड़कों पर कार्रवाइयां नहीं हुई। टॉप के पीक के आवर्स में ऐसा तक सुनने में आया कि प्रति मिनट 10 से 12 पीसीआर कॉल्स आ रही थी। आप सोच सकते हैं उस परिस्थिति में जिस प्रकार की दक्षता का परिचय दिल्ली पुलिस ने दिया है, मेरे विचार से तो वह अत्यंत सराहनीय है। हां, एक बात जरूर हो गई है कि आजकल इस समय दिल्ली पुलिस की हालत बेचारा इराक की तरह हो गई है। आप कहेंगे इराक क्यों? अब ये समझिए, अमेरिका को बम गिराना है सुलेमानी के लिए तो इराक की धरती पे, और जब ईरान को अमेरिका के लिए गिराना है तो इराक की धरती पर उनके किसी उस पे गिराना है। जिसको मौका मिल रहा है वो उन्हीं पे आघात करने का प्रयास कर रहा, परंतु सुरक्षा बलों के मनोबल के साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक अन्य बात, हेट स्पीच के बयान। सभापति महोदय, मैंने सुना था कुछ लोग भविष्य दृष्टा होते हैं। मैंने यह भी सुना था कि आइंस्टीन ने टाइम ट्रेवल की थ्योरी दी थी कि समय में आगे जाया जा सकता है, और वह क्षमता मुझे अद्भुत अपने विपक्षी नेताओं के तर्कों में नजर आती है। 20 जनवरी को अनुराग ठाकुर का बयान, 28 जनवरी को प्रवेश वर्मा का बयान, 24 फरवरी को कपिल मिश्रा का बयान, और इन सब चीजों के लिए आह्वान 14-15 दिसंबर को।
ये 1.5 महीने पहले उनको समझ में आ गया था कि भविष्य में ये होने वाला है, इसलिए वो सारी क्रिया प्रतिक्रिया उसी समय से आनी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ आप समझिए ना, वायरस की उत्पत्ति समझिए और वायरस की प्रवृत्ति समझिए। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरी तरफ के बयान नहीं, उनके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। फ्री कश्मीर, उसका मतलब कुछ और था। आसाम को परमानेंट काटना, उसका मतलब कुछ और था। हिंदुओं से आजादी, मतलब कुछ और था। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, ये सब बातों का मतलब कुछ और था। इतना ही नहीं, एक सज्जन ये तक कह देते हैं कि न संसद पे भरोसा, न सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा। नौजवानों बाहर आओ, सड़क पे निर्णय होगा। ऐसे कहने वाले लोग हर्ष का मंजर नहीं, तबाही का मंजर लाते हैं। यह आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यह जो कुछ हुआ, कहां से शुरू हुआ? जो कहा गया उसे सुना ना माना जाए, जो नहीं कहा गया उसे सुना मान लिया जाए, जो सीए में नहीं लिखा उसे पढ़ा मान लिया जाए, और आपकी कमेटियों ने जो लिखा था उसे ना माना जाए। विचित्र तर्क है। अब इसका आगाज कहां से होता है? अमानत में खयानत के साथ। एक अमानती का खयानती बयान और एक कांग्रेस के पूर्व एमएलए साहब जो शुरू में ही 15 तारीख को ही इन तमाम चीजों में मुलव्विस पाए गए थे। और ये कोई नए नहीं है, प्रवृत्ति समझिए मान्यवर। ये वही है कि जब दिल्ली में औरंगजेब के रोड पर नाम बदला गया था तो आके धरना दिए थे कि कलाम साहब पे नहीं, औरंगजेब के नाम पे होना चाहिए। ये वही है। अब आप आइए, उसके बाद क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा? उसके मकान पर, जहां पर पूरी दुनिया को जग जाहिर दिख रहा था कि वो किसका मकान है। उसके ऊपर हथियारों का जखीरा, पेट्रोल बमों का जखीरा। और इतना ही नहीं, जो कुछ दिल्ली पुलिस के अधिकारी अंकित शर्मा के साथ हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूं वो किस तरह की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अभी आपने कहा दंगों की संख्या की बात, तो मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि इस देश में अनेक बार दंगे हुए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिन दंगों में 100 से अधिक लोग आधिकारिक आंकड़ों में मारे गए, जिनको कि हम कह सकते हैं बड़े भीषण भयानक विभत्स दंगे। कौन? 67 रांची, 69 अहमदाबाद, 70 जलगांव, 69 जमशेदपुर, 80 मुरादाबाद, 83 नैली, 84 भिवंडी, 84 दिल्ली, 85 अहमदाबाद, 89 भागलपुर, 1990 दिल्ली, 1990 हैदराबाद, 1990 अलीगढ़, 92 सूरत, 92 कानपुर, 92 भोपाल, 93 मुंबई। सभापति महोदय, ये सब थे सेकुलर दंगे। और एक 2002 गुजरात, वो था सांप्रदायिक दंगा। क्योंकि सेकुलर दंगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। सेकुलर दंगों में अगर देखें तो इन 18 में 17 जगह आप, एक जगह आरोप हम पर। और यहां तो मजेदार बात यह है कि यहां तो आप भी थे और आप भी थे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय कपिल सिब्बल जी से कि हमारी संस्कृति में कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने गए हैं, तो इस संख्या पे विचार कर लीजिए तो आपको स्पष्ट रूप से और तस्वीर दिख जाएगी। अब मैं आना चाहता हूं इस विषय पर कि जो कुछ अंकित शर्मा के साथ हुआ, आप सोचिए यह प्रवृत्ति क्या है। यह बात माना जा सकता है कोई दंगा हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी पे आघात कर दिया, 1-2 चाकू मारे, माना जा सकता है कि प्रतिक्रिया आक्रोश और दंगे में हो गया। 400 चाकू, यह कौन सी प्रवृत्ति है? सभापति महोदय, यह छत विशत शव को करने की प्रवृत्ति वही है जहां सरहद पर सर काटे जाते थे। यह वही प्रवृत्ति है जब जवानों के शरीर के छत विछत टुकड़े भेजे जाते थे। यह सिर्फ घटना नहीं थी, यह संदेश था। यह किन प्रवृत्तियों का संदेश है? यह उन प्रवृत्तियों का संदेश है जो कि राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, आज से नहीं बरसों से।